नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा तथा मुस्लिम कालीन शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन। मित्रों, भारतीय इतिहास में वैदिक कालीन शिक्षा का समय है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। मित्रों, वैदिक कालीन शिक्षा में बालक की शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार 5 वर्ष में होता था, क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार 8 वर्ष में होता था और वैश्य बालक का उपनयन संस्कार 12 वर्ष में होता था। उपनयन का अर्थ है मित्रों समीप जाना, अर्थात इस संस्कार के बाद माता पिता अपने बच्चे को गुरु के सुपुर्द करते थे और बालक गुरुकुल में जाकर गुरु के सानिध्य में गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करता था। मित्रों, जब एक बालक अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुका होता था तो यह एक संस्कार होता था जिसका नाम है समावर्तन संस्कार, अर्थात गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने से पहले जो संस्कार होता था उसका नाम था समावर्तन संस्कार। इस संस्कार में शिष्य अपने गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देता था। फिर से सुने मित्रों, समावर्तन संस्कार में शिष्य अपने गुरु को यथाशक्ति गुरु दक्षिणा देता था। तत्पश्चात वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। मित्रों, वैदिक कालीन शिक्षा में 4 आश्रम थे, जिसमें पहले आश्रम का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 वर्ष तक निर्धारित था, अर्थात 0 से 25 वर्ष। दूसरे आश्रम का नाम था गृहस्थ आश्रम जो 25 से 50 वर्ष तक निर्धारित था। वानप्रस्थ आश्रम का समय 50 से 75 वर्ष तक निर्धारित था तथा संन्यास आश्रम का समय 75 से 100 वर्ष तक निर्धारित था। मित्रों, वैदिक कालीन शिक्षा में 4 प्रमुख वेद थे, जिनमें पहले वेद का नाम है ऋग्वेद, दूसरे वेद का नाम है यजुर्वेद, तीसरे वेद का नाम है सामवेद और चौथे वेद का नाम है अथर्ववेद। मित्रों, 3 वेदों का अध्ययन करना अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का अध्ययन प्रमुखता से कराया जाता था। पराविद्या के अंतर्गत और लौकिक विद्या के अंतर्गत दंड नीति, राजनीति, सैन्य विज्ञान, धनुर्वेद आदि विषय पढ़ाए जाते थे। वैदिक काल में शिक्षा 2 रूपों में उपलब्ध थी। पहला है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा गुरुकुलों में संपन्न होती थी मित्रों, और प्रारंभिक शिक्षा घर पर भी दी जा सकती थी। पाठ्यक्रम के अंतर्गत है पाठ्यक्रम परा अर्थात आध्यात्मिक विद्या तथा अपरा विद्या अर्थात लौकिक विद्या में विभक्त था। ब्राह्मणों के लिए पौरोहित्य, दर्शन, कर्मकांड आदि का ज्ञान कराया जाता था। क्षत्रियों को दंड नीति, राजनीति, सैन्य विज्ञान, धनुर्वेद आदि विषय पढ़ाए जाते थे। वैश्यों को पशुपालन, कृषि विज्ञान, व्यवसाय शास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे। गुरुकुलों की प्रमुख शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि थी। गुरुकुलों की शिक्षण विधि प्रायः मौखिक थी। प्रवचन, व्याख्या, विवेचन आदि शिक्षण विधियों का भी उपयोग किया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मित्रों सा विद्या या विमुक्तये। वैदिक कालीन शिक्षा में कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मोक्ष या मुक्ति प्रदान करे। अगला पॉइंट है मित्रों, समावर्तन संस्कार के अवसर पर शिष्य द्वारा गुरु दक्षिणा देने का भी प्रचलन था। शिष्य यथा सामर्थ्य अपने गुरु को दक्षिणा देता था। और मित्रों, एक बात यह भी जान लेते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा में भाषा का माध्यम संस्कृत था, अर्थात आप संस्कृत भाषा के द्वारा
वैदिक कालीन शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात दूसरे भाषा में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संस्कृत में ही वैदिक कालीन शिक्षा उपलब्ध थी। अगला पॉइंट मित्रों, स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। उर्वशी, घोषा, अपाला, विश्वतारा, गार्गी, मैत्रेयी, अत्रेयी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सैनिक शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा भी दी जाती थी। अगला पॉइंट है, सैनिक शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा भी दी जाती थी। अगला पॉइंट है मित्रों, वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में तक्षशिला गुरुकुल, कामा मिथिला गुरुकुल, कामा पाटलिपुत्र गुरुकुल, कामा कन्नौज गुरुकुल, कामा धार गुरुकुल, कामा कल्याणी गुरुकुल, कामा तंजौर और मालखंड गुरुकुल आदि प्रमुख थे। तो मित्रों यह थी वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब मित्रों चर्चा कर लेते हैं बौद्ध कालीन शिक्षा। बौद्ध कालीन शिक्षा का समय काल है 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक। मित्रों बौद्ध कालीन शिक्षा में बालक को सबसे पहले पबज्जा संस्कार कराया जाता था। इसमें जो बौद्ध धर्म का आचार्य होता था वह बालक से 3 वाक्य कहलाता था। पहला वाक्य था बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरा वाक्य था संघं शरणं गच्छामि, तीसरा वाक्य था धम्मं शरणं गच्छामि। मित्रों पबज्जा संस्कार के बाद जब बालक अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेता था, अर्थात 12 वर्ष अध्ययन करने के बाद, लगभग 12 वर्ष अध्ययन करने के बाद या अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद बालक का उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार होता था। और उपसंपदा संस्कार हो जाने के बाद बालक गृहस्थ आश्रम में, या यह कह सकते हैं कि उपसंपदा संस्कार हो जाने के बाद बालक अपनी गृहस्थी में प्रवेश करता था। बौद्ध कालीन शिक्षा के केंद्र बौद्ध मठ थे। अगला पॉइंट है बौद्ध काल में शिक्षा 2 रूपों में उपलब्ध थी। पहला है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। अर्थात बौद्ध काल में शिक्षा 2 रूपों में उपलब्ध थी। पहला है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। अगला पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति पर उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी। उच्च शिक्षा आरंभ करने की आयु सामान्यतः 12 वर्ष थी। अध्ययन की अवधि 12 वर्ष थी। अर्थात उच्च शिक्षा लगभग 12 वर्ष तक, उच्च शिक्षा का अध्ययन लगभग 12 वर्ष तक चलता था। अगला पॉइंट है मित्रों बौद्ध मठों या विहारों में प्रचलित पाठ्यक्रम 2 प्रकार का था। पहला है धार्मिक पाठ्यक्रम और दूसरा है लौकिक पाठ्यक्रम। अगला पॉइंट है मित्रों बौद्ध धर्म साहित्य कामा त्रिपिटक आदि मुख्य धार्मिक विषय थे। त्रिपिटक के अंदर विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आदि ग्रंथ आते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों लौकिक पाठ्यक्रम में धर्म, कामा दर्शन, कामा साहित्य, कामा तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, कामा नक्षत्र फल गणन विद्या, कामा राज्य व्यवस्था, कामा प्रशासन आदि का ज्ञान कराया जाता था। साथ में 18 शिल्पों में से एक शिल्प का अध्ययन आवश्यक था। शिल्प का मतलब होता है मित्रों जो हाथ की कलाकारी होती है या जो भी वस्तुएं हाथ से बनाई जाती हैं वह शिल्प के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे हस्तशिल्प हुआ,
कुम्हार अगर मिट्टी का घड़ा बना रहा है तो हस्तशिल्प के अंतर्गत आ जाएगा। लोहार अगर लोहा बना रहा है, लोहे के औजार बना रहा है, तो वो अभी हस्तशिल्प के अंतर्गत आ जाएगा। अगला पॉइंट है मित्रों, उच्च शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। उच्च शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। अगला पॉइंट है, शिक्षण विधि मुख्यतः मौखिक थी। प्रवचन कामा भाषण और प्रश्नोत्तर विधि पर विशेष बल दिया जाता था। अगला पॉइंट है मित्रों, स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी। इसमें एक पॉइंट और जोड़ लेते हैं मित्रों कि बौद्ध कालीन शिक्षा में जातिवाद नहीं था, अर्थात बौद्धकालीन शिक्षा भेदभाव रहित थी। सिर्फ चंडालों को ही शिक्षा नहीं दी जाती थी और बाकी सभी जातियों को दी जाती थी। फिर से सुन ले मित्रों, बौद्धकालीन शिक्षा में जातिगत भेदभाव निषेध था, अर्थात सभी जातियों को शिक्षा दी जाती थी, चंडालों को छोड़कर। अगला पॉइंट है मित्रों, बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी। अगला पॉइंट है मित्रों, बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे तक्षशिला, कामा नालंदा, कामा बल्लभी, कामा विक्रमशिला, कामा ओदंतपुरी, कामा मिथिला, कामा नदिया, कामा जगद्दला, कामा कांची आदि प्रमुख बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे। मित्रों, इसमें से अधिकांश शिक्षा के केंद्र वैदिक काल से ही चले आ रहे थे, बाद में उनका रूपांतरण हो गया। अगला पॉइंट है मित्रों, नोट में देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन काल 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक रहा था। महात्मा बुद्ध ने एक नए धर्म का प्रवर्तन किया था जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है। इस धर्म का प्रचार भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म में निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए वैदिक कर्म कांडों के स्थान पर ज्ञान प्राप्ति, कामा अहिंसा, कामा सदाचार एवं पवित्र जीवन आदि पर अधिक बल दिया गया। तो मित्रों, इस प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। अब अगला टॉपिक देखते हैं मित्रों, मुस्लिम कालीन शिक्षा। मित्रों, मुस्लिम कालीन शिक्षा भारत में 1206 ईस्वी से लेकर लगभग 1757 ईस्वी तक चली। इसके कुछ अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा के अवशेष आज भी मकतब और मदरसों में देखे जा सकते हैं। तो मित्रों, मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रारंभ बालक की बिस्मिल्लाह खानी संस्कार से शुरू होता था, जो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में शुरू होता था। इस संस्कार में मौलवी जी बच्चे को कुरान की एक आयत पढ़वाते थे। यदि बच्चा पढ़ लेता था तो ठीक, और अगर नहीं पढ़ पाता था तो बस बच्चे के मुंह से कहवा देते थे बिस्मिल्लाह, और यहीं से बच्चा मकतब में प्रवेश कर जाता था। अगला पॉइंट मित्रों, प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी। मित्रों, प्राथमिक शिक्षा से आसे एक बार चर्चा कर लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा जो आज की है, जैसे कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक या कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक, तो पुराने समय में यही सब लगभग रहा है। एक रेशियो मान लीजिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। वर्तमान में यह कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। अगला पॉइंट है मित्रों, उच्च शिक्षा मदरसा में दी जाती थी। उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। अगला पॉइंट है मित्रों, मदरसों में अध्ययन की अवधि 10 से 12 वर्ष थी। अगला पॉइंट है मित्रों, मदरसों में लौकिक शिक्षा के अंतर्गत अरबी और फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, कामा तर्कशास्त्र, कामा दर्शन शास्त्र, कामा कानून, कामा ज्योतिष, कामा गणित, कामा इतिहास, कामा भूगोल, यूनानी चिकित्सा। यूनानी चिकित्सा मित्रों आज भी भारत में चल रही है। इसमें BUMS की डिग्री दी जाती है।
और कृषि मुख्य विषय थे। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं मित्रों, मदरसों में लौकिक शिक्षा के अंतर्गत अरबी और फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून, ज्योतिष, गणित, इतिहास, भूगोल, यूनानी, चिकित्सा और कृषि मुख्य विषय थे। अगला पॉइंट है मित्रों, धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, अर्थात इस्लाम धर्म के जो भी ग्रंथ थे वह धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाए जाते थे और उनका अध्यापन कराया जाता था। अगला पॉइंट मित्रों, इंपोर्टेंट पॉइंट है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी था। मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी था, परंतु मुसलमानों के लिए अरबी का अध्ययन भी अनिवार्य था। यह इंपोर्टेंट पॉइंट मित्रों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो कुरान शरीफ लिखी गई है, अर्थात मुस्लिमों का जो धार्मिक ग्रंथ है कुरान शरीफ, जो मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ, वह अरबी भाषा में लिखा गया है। फिर से पढ़ लेते हैं मित्रों, मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी था, परंतु मुसलमानों के लिए अरबी का अध्ययन भी अनिवार्य था। अगला पॉइंट है मित्रों, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के अंतर्गत भाषण विधि, वाद विवाद आदि विधियों का प्रयोग किया जाता था। फिर से सुने मित्रों, शिक्षण विधि के अंतर्गत भाषण विधि, वाद विवाद आदि विधियों का प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट है मित्रों, मकतबों में लड़कियों के लिए भी शिक्षा उपलब्ध थी। अगला पॉइंट है, मध्यकालीन शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। मित्रों, इस्लाम धर्म में धार्मिक शिक्षा लेना एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है। खुद मोहम्मद साहब ने कहा है कि बालकों के हाथ की स्याही शहीदों के खून से ज्यादा पवित्र है। इसीलिए मित्रों, इस्लाम धर्म में धार्मिक शिक्षा एक तरीके से हम लोग कहें तो निःशुल्क भी है और अनिवार्य भी है। अगला पॉइंट है मित्रों, मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र। इसमें पहला प्रमुख केंद्र था दिल्ली, दूसरा प्रमुख केंद्र था आगरा, तीसरा प्रमुख केंद्र था जौनपुर, इसी प्रकार बीदर, मालवा, रामपुर, लखनऊ, देवबंद, अजमेर, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, फिरोजाबाद, बदायूं और अहमदनगर आदि मध्यकालीन शिक्षा अर्थात मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तो मित्रों, यह वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा तथा मुस्लिम कालीन शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन था। अब इन तीनों शिक्षाओं में जो कमियां थी उनकी चर्चा कर लेते हैं मित्रों। तो वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख कमी थी कि इसमें शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फिर से सुनिए मित्रों, वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख कमी थी कि इसमें शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, अर्थात ब्राह्मण को शिक्षा दी जाती थी, क्षत्रिय को शिक्षा दी जाती थी और वैश्य को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन शूद्र को शिक्षा नहीं दी जाती। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रमुख कमी ये थी कि इसमें बौद्ध मठों में महिलाओं को प्रवेश दे देने के कारण वहां पे व्यभिचार पनपा और जिसके कारण बौद्धकालीन शिक्षा पर एक काला धब्बा लगा। और इसमें दूसरा इसका माइनस पॉइंट यह था, बौद्धकालीन धर्म के विषय में चर्चा कर लेते हैं। बौद्धकालीन धर्म में प्रमुख चर्चा यह था कि वैदिक धर्म में पशु बलि, अनावश्यक कर्मकांड के विरोध में ही बौद्ध धर्म का उदय हुआ, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म में भी कर्मकांड बहुत तेजी से आने लगे। तो यही कारण है कि भारत में बौद्ध धर्म का कम विस्तार हो पाया, जबकि विदेशों में, चीन में आदि देशों में, श्रीलंका में आदि देशों में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। लेकिन भारत में कुछ कमियों के चलते बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कम हो पाया। अगला मित्रों, मुस्लिम कालीन शिक्षा की प्रमुख कमी यह थी कि इसमें हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता था। हिंदू बालकों के साथ भेदभाव किया जाता था और मुस्लिम कालीन शिक्षा वही ग्रहण करते थे जिनको
बादशाहों के दरबारों में अच्छी अच्छी नौकरियां करनी थी, अर्थात जो लोग लालची प्रवृत्ति थे या राज दरबारों में अच्छा स्थान प्राप्त करना चाहते थे, वह मुस्लिम कालीन शिक्षा ग्रहण करते थे। आम जनमानस में जो मुस्लिम शिक्षा थी, वह आम जनमानस मतलब हिंदू जनमानस में मुस्लिम कालीन शिक्षा लोकप्रिय नहीं थी। दूसरा कारण यह था मित्रों कि मुस्लिम कालीन शिक्षा बादशाहों के संरक्षण में, अर्थात मुस्लिम कालीन जो मदरसे होते थे या मकतब होते थे, उनको बादशाहों का संरक्षण मिला होता था। और मुस्लिम शासक क्या करते थे कि जो वैदिक धर्म या बौद्ध धर्म के जो भी शिक्षा के केंद्र थे, उनको ध्वस्त कर दिया जाता था। आप देखेंगे कि नालंदा को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। तो इस कारण भी, हिंदुओं से भेदभाव करने के कारण मुस्लिम कालीन शिक्षा का एक प्रमुख दोष है कि इसमें हिंदुओं के साथ, हिंदू जनमानस के साथ और हिंदू शिक्षा संस्थाओं के साथ भेदभाव किया जाता था। तो मित्रों, यह था बौद्धकालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन। मित्रों, एक और कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं कि जो वैदिक शिक्षा थी वह संस्कृत भाषा में दी जाती थी, जो बौद्ध कालीन शिक्षा थी वह पाली भाषा में दी जाती थी, और जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी वह फारसी भाषा में दी जाती थी। लेकिन मुसलमानों के लिए अरबी भाषा का होना, अरबी भाषा की पढ़ाई करना अनिवार्य था। फिर से सुन ले मित्रों, मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी, लेकिन मुसलमानों के लिए अरबी भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य था। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।